एंड वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा अ कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई पर और प्रोविजन रिलेटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन गाइज ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई और दूसरा कंसेप्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई। जब आप किसी चीज़ को सप्लाई करते हो, कोई चीज़ परचेज़ करते हो, तो किस टाइम पे परचेज़ कर रहे हो और किस प्लेस पे आप परचेज़ कर रहे हो जीएसटी के टर्म्स में, वो दोनों आपको पता रहेगी तो ही आप ये डिफ़ाइन कर पाओगे, तो ही आपको ये पता पड़ पाएगा कि आपको कौन से वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे करनी है या आपको कितना जीएसटी पे करना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके पहले आप दो वीडियोस और जो है इसी से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ में आप लास्ट में एंड स्क्रीन से भी जा सकते हो और ऊपर आई बटन जो ब्लिंक कर रहा है सजेस्टेड वीडियोस में, वहाँ से भी जा करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैल्यू ऑफ सप्लाई को समझते हैं। देखिए गाइस, जब भी आप किसी शॉप पे जाके कोई भी सामान खरीदते हैं किसी रजिस्टर्ड डीलर से, तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस कीमत पे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए अग्री करते हो, वही बन जाता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो ही चीज़ें सप्लाई की जाती हैं, या गुड्स या सर्विसेज। तो जब आप कोई सर्विस लेते हो या जब आप गुड्स लेते हो तो उसके बदले में आप कुछ देते हो, मतलब आप पैसे देते हो। तो यहाँ पे प्राइस को सोल कंसिडरेशन माना जाता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट के अंदर में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है, जो आप सामान आदान प्रदान कर रहे हो उसका मूल्य आप कितना दे रहे हो। और दूसरा प्राइस इज़ अ सोल कंसिडरेशन, मतलब प्राइस को सोल कंसिडरेशन माना जाता है। मतलब अगर आप सामान के बदले सामान ले रहे हो तो यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सामान के बदले जब आप पैसे दे रहे हो, प्राइस दे रहे हो, प्राइस पे कर रहे हो या कंसिडरेशन पे कर रहे हो, रिम्यूनरेशन, प्राइस, कंसिडरेशन, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इन टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई भी सेलर आपको कोई चीज़ सप्लाई करता है और आप परचेज़ करते हो, गुड्स को कलेक्ट करते हो या सर्विस को कलेक्ट करते हो, तो उस टाइम आप कुछ मनी पे करते हो या प्राइस पे करते हो या कंसिडरेशन वैल्यू पे करते हो। उसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू। आपने ट्रांजैक्शन किया तो एक मूल्य के आधार पे किया, एक मतलब मूल्य के आधार का मतलब ये कि आपने कुछ पैसा दिया और सामान लिया। तो वही आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये निर्धारित करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो सप्लाई की जा रही है कितना वैल्यू बनेगा। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, यही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है बुकिश लैंग्वेज में। वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द मनी दैट अ सेलर वुड वांट टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड। ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द बायर इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है बायर के थ्रू, सेलर के थ्रू बायर से जो कलेक्ट किया जा रहा है, वही हो जाता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। जैसे प्राइस का मतलब क्या हो गया? मूल्य। तो वैल्यू का मतलब कीमत। आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब प्राप्त कर रहे हो तो आप क्या कीमत अदा कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी के टर्म्स में। बट ये एप्लीकेबल तभी है जब आप किसी सामान के बदले प्राइस पे कर रहे हो। सामान के बदले सामान नहीं, सामान के बदले प्राइस। इसीलिए इसका एक और इसमें दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रांजैक्शनल वैल्यू, स्क्रीन पर देखिए ट्रांजैक्शनल वैल्यू, और दूसरा है प्राइस इज़ अ सोल कंसिडरेशन। प्राइस को सोल कंसिडरेशन माना जाता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बट वेयर पार्टीज आर रिलेटेड and a reasonable value may not be charged or transaction may take place as a barter or exchange. The GST law prescribe that the value of GST is charged must be its transactional value. Transactional value पे ही GST को आप चार्ज कर सकते हो और उसी से आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। और इसी से ये पता पड़ेगा कि कस्टमर को कितना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स पे करना है। CGST, SGST, IGST जो भी बनता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप कौन सा आप CGST पे करोगे, IGST पे करोगे या SGST पे करोगे, कौन सा आप टैक्स पे कर रहे हो, वो आप प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पे वो पता पड़ता है। तो वो आप प्लेस ऑफ सप्लाई वाला अगर आप वीडियो देख लोगे तो आप कंसेप्ट समझ जाओगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। बहुत ही ईजी टर्म्स है ये, बहुत ही
ईज़ी आपका टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। अब देखिए इसके कुछ प्रोविजंस होते हैं जिससे कि निर्धारित किया जाता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शनल जो आप करते हो, जो वैल्यू ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है, जो प्राइस एक्चुअली में पे किया जाता है या पेबल होता है किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की सप्लाई में, तो वहाँ पे वही आपकी बन जाती है वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्राइस इज़ सोल कंसिडरेशन। यहाँ पे प्राइस को सोल कंसिडरेशन माना जाता है, मतलब कि आप सामान के बदले सामान लेते हो तो ये कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सामान के बदले आप कोई कंसिडरेशन दे रहे हो, कंसिडरेशन, रिम्यूनरेशन, प्राइस या मनी, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ जीएसटी या इन टर्म्स ऑफ फिनेंस। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी शैल इंक्लूड। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर में क्या इंक्लूड होगा? जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर कुछ टैक्स बनते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ सेस बनता है। पहले वैट था, पहले बहुत सारे और भी सेस वगैरह लिए जाते थे, जैसे ईसी लिया जाता था, एजुकेशन सेस। तो उन सब चीज़ों को आज की डेट में ख़त्म कर दिया गया हुआ है और अब जो बिलिंग का कंसेप्ट है, इन्वॉइसिंग का कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा और आसान हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो टैक्स हैं, अब मैं एक एक पढ़ के इसको वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अपने कॉपी में पेन डाउन कर लेना। मैं आपको इसको समझा दे रही हूँ हिंदी में कि ये कुछ इस तरीके के जो टैक्स होते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, किस जगह पे ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप टैक्स पे करते हो, ड्यूटी पे करते हो। और ये भी ज़रूरी होता है देखना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई सेस लग रहा है कि नहीं या कोई ड्यूटी लग रही है कि नहीं। वो प्रोडक्ट अगर एग्जेम्प्टेड है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। अगर वो प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो या सर्विस ले रहे हो जीएसटी के स्लैब के अकॉर्डिंग, जीएसटी के जो टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर में आ रहा है, वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप वो सामान जो भी ले रहे हो वो एग्जेम्प्टेड गुड की कैटेगरी में है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसी जगह एप्लीकेबल है जिस जगह पे जीएसटी के अंदर में उनके टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स वहाँ पे कर रहे हो और लेवी किया जा रहा है, आप पे लेवी किया जा रहा है वो चार्ज। तो ये कुछ चार्जेस हैं, जैसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, या कोई सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कोई लेट फ़ी आप दे रहे हो, पेनल्टी वगैरह आप दे रहे हो। तो ये सारा चीज़ें जो है इसके अंदर में कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है। जो रिसीवर होता है वो टैक्स, वो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ में वो टैक्स पे करता है। तो वही बन जाती है पूरी आपकी टैक्स को लेकर के, इंक्लूड करके, जो प्रोडक्ट का प्राइस है प्लस टैक्स को इंक्लूड करके जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो वही बन जाता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि सपोज़ करो कि कोई एबीसी नाम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो हार्डवेयर और टूल्स वगैरह सेल करती है, और जैसे ड्रिल्स, पॉलिशर्स, स्पेड्स वगैरह ये सब सेलिंग करती है वो। तो ये सब सेलिंग जब करती है तो XYZ को सेल करती है। XYZ इज़ अ होल सेलर और ABC इज़ अ मैन्युफैक्चरर। तो एक प्रोडक्ट उसने जो है वो सेल किया जो कि 5500 का था, लेकिन ABC ने उसको सेल किया 3000 में, मतलब उसको डिस्काउंट में सेल किया। देखो MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर किसी चीज़ प्रोडक्ट का प्राइस 5000 है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको 5000 में ही सेल करना है, आप उसको कम में भी सेल कर सकते हो। ये प्राइस इसलिए लिखा जाता है कि ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इससे ज़्यादा आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर सकता है। लेकिन इससे कम डिस्काउंटेड में करके या इससे कम अगर उसने किसी मैन्युफैक्चरर से लिया हुआ है तो अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके वो आपको सेल कर सकता है। बट ये बेंचमार्क है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो MRP जितने भी प्रोडक्ट्स में लिखे होते हैं उससे ज़्यादा कोई भी आपसे चार्ज नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कम में दे सकता है। तो होल सेलर को उसने 3000 में दिया। अब पहले जो GST का जो पूरा क्राइटेरिया था वो कुछ इस तरीके का था। पावर ड्रिल जो था वो 3000 का था, इसमें इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। एक्साइज कब लगता है? जब सेम कंट्री में प्रोडक्शन होता है, या सेम कंट्री में मतलब एक स्टेट में जब प्रोडक्शन होता है और उसको जब हम सेल करते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं या एक्साइज टैक्स लगाते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट लेती है। तो उसने 12.5% के हिसाब से 375 लगाया, जो कि टोटल सब टोटल इतना बन गया। फिर इसमें इन्होंने वैट भी लगा दिया जो 490 बन गया। फिर टोटल इतना अमाउंट बन गया 3865 बन गया। तो ये क्या है? ये इनका टैक्स रिजीम था जो कि पहले वर्क करता था इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि इन्होंने एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स ले लिया, एक बार यहाँ टैक्स ले लिया, एक बार यहाँ टैक्स ले लिया, तो टोटल इन्होंने इतना टैक्स पे किया। अब देखो ये आज के रिजीम में कैसे काम करता है, GST के रिजीम में। देखो ये GST का रिजीम में जो टैक्स है वो इस तरीके से काम करता है। पावर ड्रिलिंग का 3000 का था।
अब देखो क्या है कि इन्होंने CGST एज्यूम किया है और SGST एज्यूम किया हुआ है। तो जब CGST और SGST एज्यूम किया हुआ है कि मतलब ये सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब आप वीडियोस जब मेरे पहले की देखोगे तो आप पता पड़ पाएगा आपको कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये विद इन द स्टेट हो रहा है, मतलब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने CGST दिया हुआ है और SGST लगा हुआ है 9% मतलब 18% इनका GST का टैक्स बन रहा था, जो उन्होंने CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी इतना 9%, मतलब 3000 का 270 रुपये सेंट्रल अपने पास में रखेगी, स्टेट अपने पास में रखेगी 270 रुपये। टोटल इनका बन गया 3540। अब पहले वाले में अगर आप देखो कि पहले वाले में इनको कितना बन रहा था 3865, अब ये दे रहे हैं 3540। तो तकरीबन 350 रुपये का 325 के आसपास या 330 रुपये के आसपास का इनको मुनाफा हो रहा है। तो ये अब आपको ये समझ में आया कि GST क्यों इम्पॉर्टेंट है, GST में ट्रांसपेरेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पहले आप प्राइस ज़्यादा देते थे, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आज आप प्राइस कम दे रहे हो। ये क्यों है? ये बहुत सारे अननेसेसरी टैक्सेस को हटा करके और टैक्सेस के स्लैब को रिवीजन करके उसको मॉडिफाई किया गया हुआ है ताकि सही दाम लिया जा सके, सही टैक्स लिया जा सके कस्टमर से। तो आई होप कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट था। मैंने कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे समझ में आई। जो चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं और जो GST के वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है वही सेम चीज़ उठा करके उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, या वही इंग्लिश में बोल दिया हुआ है, या वही उन्होंने PPT के थ्रू पढ़ा दिया हुआ है। तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, राइट। एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे? एग्ज़ाम में अब आपको एक आइडिया पड़ गया कि एग्ज़ाम में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब आपको मैंने हिंदी में बता दिया, तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, या इंग्लिश वाला जो आप अभी कंटेंट मैंने आपको दिया वो भी आप लिख सकते हो। साथ में आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि पहले GST का ये वाला फिगर आप बना सकते हो कि पहले इस तरीके से काम करता था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन इस तरीके से होता था, अभी इस तरीके से होता है। तो आप एक जहाँ पे पहले आपके दिमाग में कुछ नहीं था, सिर्फ 1 पेज 1.5 पेज लिख पाते, वहाँ पे आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। प्लस अगर MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उसको अच्छे से क्लियर करके लिख सकते हो कि क्या होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। गाइज़, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियोस में, और साथ में हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट यूनिट मतलब जो 3rd यूनिट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम उसमें पढ़ने वाले हैं, ITC। तो ITC वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसे आप मिस मत करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइज़।